चलिए स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट क्लास अकाउंट्स का। सबसे पहले बात ये करना है मुझे कि आप लोग अकाउंट्स पढ़ने आए हो। अकाउंट्स क्यों पढ़ते हैं, कौन बताएगा? अकाउंट्स क्यों पढ़ते हैं? आप दोनों से लास्ट क्लास में मैंने पूछ लिया था। अब बताओ अकाउंट्स क्यों पढ़ते हैं? बैठ के ओके 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 चलिए मैं बताता हूँ अकाउंट्स के ऊपर। देखिए क्या है ना कि हम लोग जो भी चीजें पढ़ते हैं, और आजकल आपको मैं हर सब्जेक्ट के लिए बोलूँगा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जाना ना, रीजन बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को ले जाना है कि हम जो चीज करने जा रहे हैं क्यों करने जा रहे हैं। क्या है ना कि अब जब हम लोग क्या होता है ना, यहाँ से सपोज मुझे कहीं जाना है और मुझे पता है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से रास्ते ढूंढते हुए चला जाऊंगा। लेकिन सोचो कभी कि आपने घर से निकले कुछ करने के लिए, बट क्या करना नहीं मालूम, बट रास्ते में घूम रहे हो, तो बोलो कहाँ जाओगे? पता नहीं चलता ना कहाँ जाएंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जो चीज मैं करने जा रहा हूँ क्यों करने जा रहा हूँ, रीजन बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले बताइए कि हमारे अकाउंट्स के लिए सबसे पहले बताओ, ये बिजनेस, मैंने क्या लिखा यहाँ पे? बिजनेस। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे जो जरूरी वो चीज होती है वो क्या होती है? आप बताओ क्या होती है? प्रोडक्ट्स। ओके, आप बताइए क्या जरूरी होता है? कैश। आप बताइए। नहीं, आप बताइए क्या जरूरी होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? जो सबसे जरूरी चीज होती है, आप पहले एक बता दो ना, सिर्फ जो सबसे जरूरी होता है, जिसकी ना एकदम कैपिटल। आप बताइए। कैपिटल, प्रोडक्ट्स। बिजनेस स्टार्ट करने की सबसे जो जरूरी चीज होती है वो क्या होती है? हाँ, कैश, लेबर। बताइए, कुछ भी बोलो ना अपने आइडिया से कि आपको एक बिजनेस, आपको खुद को अगर मान लो सपोज ना एकदम छोटा बिजनेस, सब्जी का दुकान मुझे करना है, सबसे पहले क्या चाहिए मुझे? कैश। सिंपल बात है भाई, कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे बिजनेस के लिए, कैपिटल। ठीक है ना, क्योंकि बिना कैपिटल का हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला वो जो चीज होता है वो बिजनेस को करने के लिए मुझे कैपिटल चाहिए होता है। और कैपिटल बिजनेस में दो तरीके से आता है, एक एज अ कैश, एज कैश, ठीक है ना, दूसरा एज अ गुड्स। क्या होता है? गुड्स। मतलब मान लो सपोज मेरे को फर्नीचर का दुकान करना है, तो मैं कैसे करूंगा फर्नीचर का दुकान? मैं 2 लाख कैश लेके आऊंगा, ठीक है ना, और बिजनेस कर लिया। एक ऐसा तरीका है। या फिर सपोज मेरे घर पे 50,000 के वर्थ के मेरे पास फर्नीचर पहले से थे, तो मैं वो फर्नीचर 50,000 का लेके आऊंगा और बाद बाकी 1.5 लाख रुपए कैश लेके आऊंगा। मैं दोनों से कर सकता हूँ। तो एज अ कैश और एज अ गुड्स हम दोनों ही कर सकते हैं। गुड्स के बारे में इन फ्यूचर और भी बातें हम लोग सीखेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। ओके, बिजनेस किसको बोलते हैं? बिजनेस किसको बोलते हैं? क्या होता है बिजनेस? बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? किताबों में नहीं, अपने आसपास से बताना आंसर। मतलब कि जिसमें एक एक्टिविटी जिसमें इंसान अपने को बिजी करता है और उसको मोटिव ये रहता है कि वो प्रॉफिट कमाना। ओके, हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल बहुत जरूरी चीज होती है, और कैपिटल हमारे यहाँ 2 रास्तों से आता है, एक एज अ कैश और एज अ गुड्स। अब मैं बात किया बिजनेस किसको बोलते हैं, क्या होता है बिजनेस? तो इन्होंने बोला कोई भी एक्टिविटी जिससे प्रॉफिट कमाया जाए। तो मैं उसको थोड़ा सा बता रहा हूं, थोड़ा और बहुत इजी वे में बता रहा हूं कि बिजनेस का मतलब होता है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, या तो आप गुड्स खरीदते हो या सर्विसेज किसी का खरीदते हो, उसको हम लोग बिजनेस बोलते हैं। और जिसमें सिर्फ परचेज नहीं, साथ में सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी होना चाहिए। मतलब बिजनेस उसी को बोलेंगे जहां पे हम कोई गुड्स को खरीदे और फिर बेच दें, या तो सर्विस को खरीदे और बेच दें, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस। अच्छा, इसी चीज को इन्होंने जो बोला था कि क्या बोला था आपने? ट्रांजैक्शन एंड एक्टिविटीज।
तो मैं इसको क्या बोलूंगा बिजनेस के लैंग्वेज में? ट्रांजैक्शन, है ना। और अगर मैं इकोनॉमिक लैंग्वेज बोलूं तो क्या बोलूंगा? एक्टिविटीज, है ना। या तो ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज, समझ रहे हैं? इस एक्टिविटीज और इस ट्रांजैक्शन को मैं दो पार्ट में बांट के रखा हूं। एक को बोलते हैं, बताइए क्या, कौन बताएगा मुझे? आप बता पाओगे? आई थिंक एक्टिविटी कितने तरह का होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक मैं बात करता हूं इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप भी देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत कुछ बात करना बाकी है, मैं बात इसको करके तुरंत खत्म करता हूं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं? आप बताइए। तो ऐसा तो एक्टिविटी जिसमें हम लोग का प्रॉफिट मोटिव नहीं, सर ऐसा एक्टिविटी जो हम लोग अपने खुद के लिए करते हैं, मतलब कोई उसमें मोटिव नहीं है प्रॉफिट के लिए, बिजनेस सिंपल। मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी उसी को बोलते हैं जहां पे कि मेरा प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं हो, मेरा मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं, सोशल वेलफेयर करना है। जैसे हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन वही मम्मी हमारे पड़ोसी में जाके खाना बनाती है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वहां से उनको अर्निंग्स करना है, ठीक है ना। और हम लोग के लिए सोशल वेलफेयर, लव एंड अफेक्शन की वजह से होता है, ठीक है ना। तो ये होता है। इसके अलावा इसमें हम लोग चैप्टर भी पढ़ेंगे। आप लोग कोई एग्जांपल बता पाओगे? जितने भी एनजीओज देखते हो, एनजीओ जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, चैरिटेबल स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ये जो क्लब्स वगैरह हम लोग देखते हैं, स्पोर्टिंग क्लब्स, दुर्गा जी का जो पूजा इवेंट वगैरह कराया जाता है, वो सारी चीजें इसी में आती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्रॉफिट कमाना उनका मोटिव नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसके रिलेटेड हम लोग एक चैप्टर भी पढ़ेंगे जिनका नाम है एनटीयू। ये अलग से चैप्टर आपके क्लास 11 में है, जिसको बोलते हैं नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत लोग इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। लास्ट चैप्टर एकदम लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग, तो उस दिन इसके बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब मुझे प्रॉफिट कमाना है, इसीलिए इस बिजनेस में मैं आया हूं, है ना। मेरा ये क्या है? मोटिव क्या? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने के लिए मेरे पास तीन तरीका है बिजनेस करने का। एक, मैं किसी भी चीज का ट्रेड कर सकता हूं। ट्रेड मतलब बना बनाया खरीद के लाऊंगा और बेच दूंगा। जैसे हम लोग पेंटालून्स देखते हैं, बहुत सारे मॉल्स देखते हैं, बहुत सारे ये हमारे जो मुदी खाना दुकानें हैं, जिसको हम लोग किराना दुकान भी बोलते हैं, परचून दुकान भी बोलते हैं, कॉस्मेटिक्स दुकान है, ये सब क्या है? ट्रेड करते हैं। ये लोग बनी बनाई चीज लेके आते हैं और बेचते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेड, ठीक है। दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस किसको बोलते हैं? जहां पे कि हम रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, उसको कुछ बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं और फिर बेचते हैं। कोई एग्जांपल आप बताइए, कोई एग्जांपल ऐसा जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, जो आसपास देखा हो आपने? कभी देखा है? पेंटालून्स देखा था ना, ट्रेड वाला, ओके। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं देखा है? देखा है आपने, ध्यान नहीं है? आप बताइए। आइसक्रीम। देखो, आप बताइए कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? आटा बनाना। आटा बनाना, चलिए। सर कार मेकिंग। कार मेकिंग, कार कंपनीज का। टी शर्ट कौन सा? कोई ब्रांड ब्रांड का। सपोज मैं पेंटालून्स में जाके टी शर्ट ले, नहीं, वो ट्रेड है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब मैं बना रहा हूं। तो ये ब्रांड मतलब कि कोई अच्छा, वो बनाने वाले फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, ओके, दैट डन, ठीक है ना। इतना दूर नहीं है ना, आसपास है। जैसे इन्होंने आइसक्रीम का नाम लिया, फुचका वाला, चाय वाला, होटल वाला, सब क्या कहते हैं? हाँ, केक वाले क्या करते हैं? रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं और देन बेचते हैं, उसी को तो बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और तीसरा बिजनेस हमारा क्या है, जहां से पैसे हम कमा सकते हैं? सर्विसेज। सर्विसेज एग्जांपल्स आप बताओ, सर्विस का कोई एग्जांपल बताओ, कोई ऐसा बिजनेस जानते हो जहां पे कि सर्विस बेच करके हम पैसे कमाते हैं? जैसे हम लोग बाहर है। वेरी गुड, सही बात है भाई, हम सर्विसेज तो बेच रहे हैं। डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, इंजीनियर्स, मोबाइल रिपेयरिंग दुकान पे चले जाओ, सब सर्विस दे रहे हैं और सर्विस देने का पैसा लेते हैं।
तो अपने सर्विसेज को बोलो सेल आउट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोल दिए। ओके, ये तीनों ही तरह का बिजनेस हम कर सकते हैं और तीनों ही बिजनेस करने से मुझे प्रॉफिट जनरेट होगा। अच्छा, इन तीनों ही बिजनेस को करने के लिए अपना अपना लोगों का स्टाइल ऑफ बिजनेस है। मैं अगर अच्छे लैंग्वेज में बोलूं, मैं नॉर्मल बोलूं तो स्टाइल ऑफ बिजनेस बोलूंगा। क्या बोलूंगा? स्टाइल ऑफ बिजनेस। बट अगर मैं अच्छे लैंग्वेज में बोलूं तो इसको बोलूंगा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या? फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप पढ़े हो, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, तो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह का होता है हमारे यहाँ, बता पाओगे आप बताइए। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप कितने तरह का फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? मतलब ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह से मार्केट में चलाई गई है अभी तक, कितने तरह का फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा? नहीं सुना? आपने भी नहीं सुना? कोई नहीं? ओके, चलिए हम बताते हैं। पहली बार हुआ अकाउंट्स में, दिक्कत मत सहना कि नहीं आता है। फर्स्ट टाइम में यहाँ पे जो भी मैं पढ़ाऊंगा, आगे भी जो पढ़ाऊंगा आपको नहीं आता है, फिर भी मैं आप कोशिश करता हूँ आपके मन से निकालने, क्योंकि जो भी हम पढ़ने वाले हैं ना, हमारे रोज की चीजें हैं, हम लोग रोज आसपास देखते हैं। अभी तक जो भी चीजें बता रहा हूँ सब आसपास देखा हुआ चीज है, ठीक है ना? बस नजर नहीं गई है, आज मैं आपकी नजर डाल रहा हूँ, ठीक है ना? ओके, तो स्टाइल ऑफ बिजनेस बोलो या फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलो, तीन तरह के होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है ना? दूसरे को बोलते हैं पार्टनरशिप, और तीसरे को बोलते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। मैं तीनों के बारे में बताता हूं। सोल प्रोप्राइटरशिप उस बिजनेस को बोलते हैं जहां पे एक अकेला आदमी अपना कैपिटल लेके आता है, अकेले बिजनेस को चलाता है, जो भी डिसीजन लेता है खुद ही लेता है, जो भी लॉस या प्रॉफिट जो भी है वो खुद उसको लगता है। मतलब समझ रहे हो, एक अकेला आदमी है, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप किसको बोलते हैं? जहां पे दो या दो से ज्यादा, मिनिमम कितने होने चाहिए? दो लोग होने चाहिए, या दो से ज्यादा जितने भी हो, वो जब मिलके कोई बिजनेस को करते हैं तो वहां पे दो लोग या दो लोग से ज्यादा लोग कैपिटल मिलाते हैं, उन लोगों का अपना डिसीजन मेकिंग सब लोग मिलके करते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस हो मिलके अपना बेयर करते हैं, ठीक है ना? सारी चीजें जो भी होती है मिलजुल के करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप। इसको बोलते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है ना, और इसमें क्या डिफरेंस है? पार्टनरशिप की एक लिमिटेशन है कि मैक्सिमम आप 10 या 20 या 100 मैक्सिमम रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हो। आप समझ आ रहे हैं? तो इसमें एक लिमिटेशन, इस लिमिटेशन को तोड़ने के लिए हम लोग क्या किए? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाए हैं, ठीक है ना? क्लियर है? यहां तक तीनों की बातें समझ में आ रही है? ओके, आगे चलें। अच्छा, एक स्टोरी है यहाँ पे सर, वो लास्ट वाला जो समझाए उसका एग्जांपल में, जैसे टाटा है सभी। हाँ बिल्कुल, मैं आऊंगा वहां पे। हाँ बिल्कुल मैं आऊंगा। एक काम करते हैं, एक स्टोरी देखते हैं। आप नॉलेज बिजनेसमैन से हो, सब लोग ही बिजनेस थोड़ा बहुत जानते होंगे। जब बिजनेस आपने देखा है क्या? बिजनेस जानते हो करना? आप जानते हो बिजनेस करना? नहीं जानती है। आप जानते हो बिजनेस करना? नहीं कर सकते हो। आप बिजनेस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कोई बिजनेस यहाँ करने वाला नहीं है ना? बेवकूफ हो आप लोग। सब लोग बिजनेस करने वाले, सब लोग बिजनेस करने वाले। सब्जी खरीदते हो? कितने रुपए केजी बता रहे? कोई भी सब्जी जितना बोलता है उतना में लेके आते हो, डर मुलाई करते हो? कुछ करते हो? बिजनेस ही है। सब लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं। हाँ, हर चीज तो बिजनेस। आप बिजनेस के साथ जुड़े हुए हो, बिजनेस को देखते हो, समझते हो, बातें जानते हो कैसे बिजनेस की जाती है। भाई अगर आप 10 रुपए लेके घर से जाते हो और 10 रुपए की चीज अगर आप 9 में लेके आते हो, बोलते हो ना मैं आज जीत के आया हूं 1 रुपए, यही तो बिजनेस है। 1 रुपए कमाना, आप कमाए ना 1 रुपए, अर्निंग्स हुआ ना आपका 1 रुपए एक्स्ट्रा। बिजनेस, दुनिया में हर चीज तो बिजनेस है। और कौन बोलता है आप बिजनेस नहीं करते? सब बिजनेस करते हो। उस चीज को आज यहां सीखो और वहां से आपको निकल के आएगा अकाउंट्स कैसे किया जाता है, ठीक है ना? हर चीज बिजनेस है। ओके, तो मैं इसलिए थोड़ा सा एक स्टोरी की तरफ जाता हूं। एक बात है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सुना है? सुना है? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कोई भी चीज दुनिया में बिना रीजन का नहीं आ सकता है। जैसे मैं यहां पे बताऊं, सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने आदमी होते हैं? 1। इसमें कितना होता है? 2 या 2 से ज्यादा, और इसमें अनलिमिटेड। एक बात बताओ, इसमें कोई तकलीफ था जो ये आया?
या तीनों एक साथ बनाए गए? इसमें कुछ तकलीफ होगा तब ये आया, इसमें कुछ तकलीफ हुआ तब ये आया, क्योंकि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बिना इसमें तकलीफ ये नहीं हो सकता। तो आइए मैं आपको एक गांव में लेके चलता हूं। छोटा सा एक गांव है, एक छोटी सी गांव है। छोटा सा गांव कब का मालूम है? हमारे सिविलाइजेशन के समय का, जब हम लोग आदि मानव हुआ करते थे। उस समय से जब धीरे धीरे सिविलाइज हुए तो क्या करना चालू किए? हर लोग अपना अपना अनाज उगाना चालू किया था। याद है, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं ये सारी चीजें कि हिस्ट्री में ऐसे होते थे कि लोग आदि मानव हुआ करते थे, फिर आग जलाना कैसे आविष्कार किया, फिर खाना कैसे बनाना चालू किया, तो सारी चीजें हैं। उसी में मैं इस गांव की छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मेरा एक छोटा सा गांव है और इसमें छोटे छोटे फैमिली रहते हैं मेरे, ठीक है ना, 2-4 फैमिली इस गांव में रहते हैं, ज्यादा तो नहीं, 2-4 ही फैमिली रहते हैं, ठीक है ना। तो इतनी फैमिली है, सब फैमिली अपना अपना कुछ ना कुछ उगाती है और खाती है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब लोगों को बिजनेस का आइडिया तक नहीं, बिजनेस भी कहीं से टपका नहीं है, उसको क्रिएट किया गया है क्योंकि जरूरत थी। आपको मैं जरूरत फील कराता हूं। सपोज ये जो घर वाला है अपने यहाँ गेहूं उगाता है, गेहूं समझते हो ना, व्हीट जिसको बोलते हैं, गेहूं आटा जिससे रोटी जिससे बनता है, और एक जन अपने यहाँ राइस उगाता है, चावल जिसको हम लोग भात बनाते हैं, है ना। तो ये बंदा रोटी रोज खाता होगा क्योंकि इसके यहाँ तो गेहूं होता है, और ये रोज अपने यहाँ चावल खाता होगा क्योंकि उसके यहाँ सिर्फ चावल होता है। अब बताओ एक इंसान कितने दिन चावल खा सकता है? सर तकलीफ तो होती होगी ना। तो देखा कि बगल वाला मेरा पड़ोसी सिर्फ रोटी खाता है, बोला यार एक काम करना, तो आदमी मिल जाते हैं, आधा आधा आपस में बांट लेंगे, तुम मेरे से आधा गेहूं ले ले, मैं तुमसे आधा चावल लेता हूँ, दोनों मिल बांट के खाएंगे। समझ में आया? ये किसको क्या बोलते हैं? इसको बार्टर सिस्टम। वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम, एकदम, जिसमें एक्सचेंज सिस्टम हुआ करता था, एक सामान देके दूसरा सामान लेके आते हैं, इसी को बार्टर सिस्टम बोलते थे। तो यहां से जनरेट हुआ दोनों का। अब सोचो इस वाले घर वाले बंदे को भुट्टा खाना है, भुट्टा समझते हो? जो मक्के का, हाँ, कॉर्न, तो भुट्टा खाना है, क्या करेगा ये? हर दरवाजा जाके खटखटाएगा, भैया आप क्या भुट्टा है क्या? मैं चावल लेके आया हूं। समझ रहे हो? इस गांव में अगर मान लो 10-15 फैमिलीज रहती है तो 10-15 गांव के गेट पे गया होगा, है कि नहीं? तकलीफ है। उसके बाद उसके दिमाग में आइडिया आया, बोले कि एक काम करते हैं, फिर से दोबारा सारे घर में घुमा, और इस बार भुट्टा ढूंढने नहीं है, क्या बोला मैंने, आपको जो कुछ भी चाहिए ना मेरे पास आना, मैं यहाँ पे बैठता हूँ। उसने अपने बैठने का जगह बताया कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, आपको कुछ भी चाहिए ना, आपको 10, 15, 20, 50 घर में नहीं जाना होगा, आप मेरे पास आना, मैं आपको तुरंत वो सामान अवेलेबल कराऊंगा। आपको समझ रहे? और सारे घर में गया तो सबको कुछ ना कुछ चाहिए होगा, और अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आएंगे। ये बीच में बैठा है, किसी को भुट्टा खाना है, वो आया, इसको बोला भैया भुट्टा बनाओ, 2 मिनट लो, दूसरा तो आ ही गया, फिर वो भुट्टा लेके आ गया, उसको कुछ और चाहिए था, और ये सारे लोगों से कमीशन काट के अपना बचाए। समझा? उससे थोड़ा थोड़ा बचाए। क्या यही से तो बिजनेस क्रिएट हुआ। समझ रहे हो? ये है बिजनेस क्रिएट हुआ। कि बिजनेस कैसे क्रिएट होता है। बिजनेस कैसे आया? तो ये नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब देखो इस बंदे को, ये कोलकाता में छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा गांव था ये, गांव के बाद में आते हैं। अब इसका धीरे धीरे उस गांव में इसका बिजनेस अच्छा चलने लगा, तो ये सोचा क्यों ना बिजनेस को बड़ा किया जाए, एक्सपांड किया जाए। तो भाई एक्सपांड करने के लिए क्या चाहिए? एक्सपांड करने के लिए क्या चाहिए? पैसा, कैपिटल। कहां से लाएगा? इसका सारा पैसा तो जमा है बैंक में, सॉरी मतलब बिजनेस में, बैंक बोल दिया मैंने, बिजनेस में ऑलरेडी इन्वेस्टेड, तो पैसा कहां से लाएगा? अपने दोस्तों के पास जाएगा, बोलेगा भैया मेरे को कुछ पैसा उधार दे दो, मैं तुमको बाद में लौटा दूंगा बिजनेस 1 साल के बाद करके। सपोज कोई दोस्त इसके ऊपर दया कर भी दिया, दे भी दिया, 1 साल इसने बिजनेस भी किया, दूसरे साल वो दोस्त से जब पैसे मांगने जाएगा, इंटरेस्ट भी दिया बकायदा 10%, लेकिन जब दूसरे बार पैसा मांगने जाएगा तो दोस्त बोलेगा भाई मैं तेरे को देखा हूं, तो मेरा 1 लाख लेके गया था, मेरे को 10,000 दिया, और खुद 1 लाख से तुम 1 लाख कमा लिया, मैं तुमको क्यों पैसे दूं? अब नहीं दूंगा, और दूंगा तो कंडीशन है प्रॉफिट में आधा आधा। भाई पैसा मैं भी तो लगा रहा हूं, तुम भी पैसा लगा रहे, हाँ तुम ज्यादा मेहनत करते हो, एक काम करना, आधा आधा मत दे, थोड़ा कम ही दे, बट प्रॉफिट तो दो, 60-40 का करो। समझ में आ रहा है? तो क्या क्रिएट हुआ? पार्टनरशिप।
क्योंकि बिना पार्टनर, जहां एक से ज्यादा लोग आए वो तो क्या बन गया, पार्टनरशिप। अब समझे? तो इस चीज को करने के लिए उसको अपने प्रोप्राइटरशिप को कन्वर्ट करके कहां बनाना पड़ा, पार्टनरशिप में बनाना पड़ा, तभी तो पैसे ले सकता था। समझ में आ रहा है? अब धीरे धीरे इसका बिजनेस और चल पड़ा, बिजनेस बड़ा होता गया। अब बोला और बिजनेस को मुझे बड़ा करना है, और बड़ा करना है बिजनेस को, तो इसको और क्या चाहिए, पैसा। भाई इसके सारे दोस्त जो थे ना वो सब पार्टनर बन चुके हैं, अब तक सारे रिश्तेदार इसके पार्टनर बन चुके हैं। अब पैसा इसके आसपास के लोगों के पास नहीं है, अब पैसे इसको तो चाहिए क्योंकि बिजनेस को बड़ा करना चाहता है। कैसे करेगा? ढूंढना चालू किया हर जगह जा करके किसके पास ये पैसे हैं। करते करते ये कहां पे बिजनेस है मालूम है, कोलकाता में। ये गांव कौन सा था, कोलकाता, बड़ा हो गया कोलकाता। और ये ढूंढते ढूंढते मालूम है कहां पहुंचा, मुंबई। कहां पहुंचा, मुंबई। मुंबई में इसको एक बंदा मिला जिसके पास 10 लाख रुपए थे। कितने थे, बहुत बड़ा अमाउंट होता है और एक ही बंदे के पास है। इसको आ गया लालच इसके पैसे, किसके पैसे पे, मुंबई वाले के पैसे पे लालच आ गया। बोला मेरे को ये 10 लाख चाहिए क्योंकि बिजनेस को बड़ा करना है। इसने इसको कन्विंस किया कि भाई ये 10 लाख रुपए दे दो मेरे को बिजनेस बड़ा करना, और जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा मैं आपको शेयर के हिसाब से दे दूंगा। जितना आपका पैसा मेरे में लगा है उसके हिसाब से मैं आपको पैसे, अर्निंग्स का प्रॉफिट दूंगा, इंटरेस्ट नहीं, प्रॉफिट दूंगा। बताओ एज अ मुंबई मैन, आप लोग को मैं मुंबई वाला बना दिया, आपको सोच के बताना है आप पैसे मुझे दोगे कि नहीं। मैं कोलकाता वाला, मैं ये पैसे दोगे या नहीं, मैं एक जन से पूछूंगा पैसे दोगे कि नहीं। आपका पैसा है, सोच के बताना। वो मुंबई वाले का नहीं, आप ही मुंबई वाला। क्या होता है ना, जब तक अपनी पैसा की बात नहीं करेगा तो फीलिंग नहीं आती है। तो आप अपना पैसा समझना कि मेरे अपने पॉकेट से 10 लाख रुपए जा रहा है, तब दिमाग एकदम ठीक चलता है। बोलिए 10 लाख रुपए आपको देना, दोगे या नहीं? नहीं दोगे, रीजन पूछूंगा, नहीं दोगे। भाई प्रॉफिट दे रहा हूं, दिक्कत क्या आता हूं, दिक्कत के लिए दोगे या नहीं दोगे? नहीं, नहीं दोगे, देंगे, देंगे, नहीं देंगे। पहले मना कर दूंगी, उसके बाद मैं प्रॉफिट के बारे में पूछूंगी। तो प्रॉफिट में बोल रहा हूँ मैं तो खुद बोल रहा हूँ। प्रॉफिट अच्छा हो देन मैं तैयार हूं। तो प्रॉफिट नहीं, जितना मेरा बिजनेस में प्रॉफिट होगा ना, और जितना आपका कैपिटल लगा है, जैसे मान लो कोई और भी तो है मेरे साथ, मेरा भी तो उसमें 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख लगा हुआ है, तो जिसका जितना कैपिटल होगा उसके हिसाब से मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। तो आप पैसे दोगे या नहीं दोगे? दोगे। सर अगर आप भाग गए तो ये तो बात की बात है, ये तो सब सोच रहे थे। अरे रुक जाओ, मतलब मैं पूछने वाला था, जो बोल रहे थे ना नहीं देंगे, तो भाई रीजन क्या है? बोले कहीं आप भाग गए तो सिक्योरिटी रीजन है, यही दिक्कत था ना। अब हम उसको सॉल्व करते हैं। मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए और आपको प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करें, मैं आपसे पैसे दूंगा। बोला क्या प्रॉब्लम है? मैं डर रहे हो ना कि मैं भाग जाऊंगा। एक काम करो, बॉन्ड पेपर में लेके आता हूं और उस पर मैं साइन करता हूं, एग्रीमेंट बनाता हूं कि आपने मुझे इतने रुपए दिए हो और आपको साल के लास्ट में जितना भी प्रॉफिट होगा आपके हिसाब से जितना प्रॉफिट शेयरिंग होगा मैं आपको दूंगा। एग्रीमेंट बकायदा गवर्नमेंट के सामने अप्रूवल लेकर के मैंने स्टैंप लगाया। यही सोच के आप बोल रहे हो। अब बताओ पैसे दोगे या नहीं दोगे? आप बताओ। अच्छा दोगी, अच्छा दे दोगी, अच्छा दे देंगे। अब मतलब सब लोग पैसे दे देंगे। हाँ भाई दे देंगे, अब कोई रिस्क नहीं है, डर नहीं है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो जैसे ही मैं रेडी हुआ और इसका पैसा लेने गया, उसको एक और डर आ गया। मालूम है क्या वो बोल रहे? मालूम है आपको पैसे तो मैं दे रहा हूं, ठीक है, बट मेरे को ये पैसा 3 साल के बाद वापिस चाहिए। बोला क्यों भाई? बोला मेरे बेटी की शादी है। मुंबई वाला बोला कि मेरे बेटी की शादी है और मेरे को ये पैसा वापिस चाहिए क्योंकि मैं पैसा उसी के शादी के लिए इकट्ठा करके रखा। तो आप पैसे अभी ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्रीमेंट कर लिए, सब कुछ ठीक है, बट ये पैसा मुझे 3 साल के बाद वापिस चाहिए। बताओ कोलकाता के जगह पे आके, मतलब मेरे जगह पे सोच के कि क्या मैं 3 साल के बाद उसको पैसे वापिस 10 लाख रुपए कर पाऊंगा? हाँ कर पाऊंगा या नहीं? नहीं कर पाओगे। हाँ कर पाएंगे। ये तो सर बिजनेस पे नहीं होता है। नहीं आप प्रॉफिट की बात कर रहे हो क्या? प्रॉफिट हर साल दे देते हो। मैं 10 लाख प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूं, मैं वापिस कर पाऊंगा 3 साल के बाद कि नहीं कर पाऊंगा? नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बिजनेस पे डिपेंड जिस क्या अगर आपका बिजनेस ही डूब गया 10 लाख रुपए कहां से देंगे? नहीं डूबने की बात है, नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट भी हर साल हो रहा है, मैं हर साल उसको प्रॉफिट में भेज दूं। अच्छा दे पाएंगे, दे पाएंगे, दे पाएंगे,
दे पाएंगे। कौन बोला था नहीं दे पाएंगे? बताइए क्यों? सर अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो कैसे? नहीं, प्रॉफिट हो रहा है, मैं दे रहा हूँ, प्रॉफिट दे रहा हूँ। आप लोग गलत जगह सोच रहे हो। आप बताइए दे पाएंगे कि नहीं? अच्छा दे देंगे। अच्छा एक बात बताओ, वो पैसा मैं क्या अपने बिजनेस में आकर के पेटी में बंद करके रखने वाला था कि 3 साल के बाद वो मांगे मैं निकाल के दे दूंगा? यार मैं बड़े बड़े प्लांट खरीदा हूँ उस पैसे से, बिजनेस को एक्सपांड किया ना, बड़ा बड़ा प्लांट खरीदा हूँ। एक सेकंड बाबू, 3 साल के लिए मैं प्लांट खरीदा हूँ ना बड़ा बड़ा। एक बात बता, 3 साल के बाद मैं बेचूंगा कैसे? प्लांट बेच सकता हूँ क्या? वो पैसा मांगे मैं 10 लाख उसको दूं कहां से? अरे जो प्रॉफिट आ रहा है मैं तो हर साल बांट ही रहा हूं, उसको तो दे ही रहा हूं। उसका कैपिटल कहां से मैं लौटा पाऊंगा? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं उसका प्लांट खरीद चुका हूं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खरीद चुका हूं, फर्नीचर खरीद चुका हूं। आप समझ रहे हो? उसको बेचने भी जाऊंगा तो 10 लाख में नहीं बिकेगा, क्योंकि मैं यूज भी तो कर चुका हूं 3 साल। तो उसका पैसा रिटर्न कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। अब मुंबई वाला बोलो तो पैसा देगा कि नहीं देगा? बोलो भैया एग्रीमेंट कर लो, अपने पास रखो, पैसे नहीं देना ना, क्योंकि 3 साल बाद मेरी बेटी की शादी में मैं क्या करूंगा? कहां से पैसे लेके आऊंगा? समझ रहे हो? वो डर गया, बोला पैसे आपको नहीं देंगे, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए। हम इसका उपाय ढूंढेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। इसको प्रॉब्लम है सिर्फ एक ही बात का कि 3 साल के बाद इसको ये पैसा वापिस चाहिए। मैं मालूम है क्या किया? बोला चल मैं तुम्हारा उपाय करता हूं। मैं इस एग्रीमेंट पेपर को लेकर गवर्नमेंट के पास गया। बोला देखिए इसके पास 10 लाख रुपए है और मुझे अपना बिजनेस चलाने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। ये पैसा मुझे चाहिए किसी भी कीमत पे। आप बताओ इसको 3 साल के बाद वापस पैसा चाहिए, मैं दे नहीं पाऊंगा, तो कोई ऐसा आप उपाय बताओ जिससे कि ये सॉल्व हो जाए। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है चलो मैं इस आपके एग्रीमेंट पेपर को एक फीचर डाल के देता हूं, मतलब अपना स्टैंप लगा के देता हूं। कौन लगा के देगा? गवर्नमेंट। उसने अपना यहां पे स्टैंप लगा के दिया, बोला कि जाओ ये अब पेपर आपका ट्रांसफरेबल हो गया। क्या हो गया? ट्रांसफरेबल, मतलब कहीं भी आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब इसको मैं जब चाहूं, जैसे मुंबई वाला आदमी है ना, 3 साल के बाद उसको पैसे चाहिए ना, ये पेपर लेगा और किसी और को बेच देगा। ट्रांसफरेबल हो सकता, पहले किसके नाम पे था? मुंबई वाले के नाम पे। ये चाहे तो अब इसको कोलकाता वाले के नाम पे भेज सकता है, चेन्नई वाले के नाम पे भेज सकता है, किसी को भी भेज सकता है, और वो बंदा इसको खरीद सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें बोला है कि ये ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट्स है। आपको समझ में आ रहा है? कल तक ये मुंबई वाले का था, परसों में किसका हो जाएगा? किसी और का हो जाएगा। तो ये इजीली ट्रांसफरेबल हो सकता है। मालूम है आज के जमाने में इसको क्या बोलते हैं? कोई बता पाएगा? आज के जमाने में इसको शेयर्स बोला जाता है। शेयर्स सुने हो? नाम सुना आप लोगों ने? स्टॉक एक्सचेंज में बिकता है ये शेयर्स, ये वही शेयर्स है। और इसको कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट का स्टैंप लिया। इसका मतलब है कि आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट कर रहे हो, और गवर्नमेंट का एक एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013, उसमें जाके आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा। यानी कि आपका जो पहले पार्टनरशिप बिजनेस था, कन्वर्टेड इनटू ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 2013। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये बिजनेस कन्वर्ट होके क्या हो गया? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो गया। समझे आप? तो बिजनेस का क्लियर हो रहा है सारी बातें मैं क्या बोल रहा हूं? ये बिजनेस कन्वर्ट हो गया। तो ये 3 चीजें मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और ये स्टोरी याद रखिएगा, आगे इन फ्यूचर में हम बहुत बार बात करेंगे। ओके, तो ये तीनों बातें आपको आई थिंक समझ में अच्छे से आ गई होगी कि कहां से ये क्या चीजें होती है। अब मैं बात कर रहा हूं कि तीनों ही बिजनेस, मैं तीनों बिजनेस का लाइन यहां पे लेके आया हूं। ये तीनों ही बिजनेस में कुछ इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं। कौन होते हैं? इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड पर्सन समझते हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? जो कि 24 आवर्स इस बिजनेस पे अपनी नजर रखते हैं और देखना चाहते हैं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कितना हो रहा है, प्रमोट कर पाएंगे कि क्या, मतलब समझ रहे हो सारी बातें। तो इसमें उसको बोलते हैं इंटरेस्टेड पर्सन। क्या मैंने बोला? और उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में अपने अकाउंट, ये तो मेरा जनरल लैंग्वेज है, बट अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको बोलते हैं अकाउंटिंग यूजर्स। कौन? या यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, आप ये भी बोल सकते हो, मैं वही लिख देता हूं, ज्यादा बेटर आपको लगेगा। यूजर
ऑफ अकाउंट्स की कौन कौन है जो अकाउंट्स को यूज करते हैं। आप समझ लो आपके एग्जाम में ये डायरेक्टली मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। यूजर ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, ये सारी चीजें जो अभी तक पढ़े हो सारे थियरीज हैं, बहुत बेसिक बेसिक थियरी है जो कि किसी को नजर में भी नहीं आता है, मैं वो लेके आया हूं आप लोगों के लिए। ओके, तो इंटरेस्टेड पर्सन यूजर ऑफ अकाउंट्स कौन कौन होते हैं, कौन बता पाएगा, आप बताइए। एकदम आप लोग ये मत सोच के रखना मैं बहुत कुछ पढ़ के बैठा हूं यहाँ पे और उसमें से नॉलेज बताना, नहीं, एकदम जनरली जो मैं अभी तक बताया हूं, जो आप आज तक सामान खरीदते हुए सामान बेचते हुए आप लोगों ने जो जो चीजें नोटिस की है वही चीजों से नॉलेज से निकाल के बताना है कि यूजर ऑफ अकाउंट्स कौन कौन है, कौन कौन लोग हैं जो 24 आवर्स इस बिजनेस पे नजर रखते हैं, बताइए। जो जो हिसाब के साथ देखते हैं। वेरी गुड, और ठीक है आप बताइए। सोचो ना अपने मन से, कुछ भी हो सकता है, आप जो बोलोगे मैं बोल दूंगा सही है आपका आंसर, इतना मैं बोल दिया। बोलो तो पहले कौन हो, आपको उसमें समझना कौन है जो नजर रखते रहते हैं बिजनेस पे। सोचिए फिलहाल। गवर्नमेंट, चलिए सही है, सही है, रीजन के साथ बताऊंगा बाद में। शेयर होल्डर्स, ब्रोकर्स, यही ना, सही है, इन्वेस्टर्स, ये भी सही है। नहीं ऐसा कोई नहीं है। आप बताइए। जो लोग बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कौन है, सभी लोग। सभी माने कौन, स्पेसिफाई कीजिए थोड़ा सा। कुछ भी तो बताओ, जितने भी नाम बोले गलत एक भी नहीं था, और जिन्होंने नई नाम बताया वो भी कुछ बोलो, देखो वो भी सही हो जाएगा। कुछ आया आइडिया दिमाग में, आया कुछ आइडिया दिमाग में, बोलो। कुछ भी नहीं, अरे भाई ओनर नहीं रखेंगे ध्यान कि मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बोलो ना। जिसको हम लोग अच्छे लैंग्वेज में बोलू ना तो मैं बोलूंगा प्रेजेंट इन्वेस्टर। क्या बोलूंगा मैं, प्रेजेंट इन्वेस्टर। प्रेजेंट इन्वेस्टर जो अभी एट प्रेजेंट पैसा दे रखे हैं, और दूसरे कौन है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। क्या, प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। ये कौन होते हैं, मुंबई वाला आदमी भाई, बिना देखे सुने थोड़ी पैसा दे दिया होगा, पूरा जांच पड़ताल मैंने लिया होगा, पूरा मेरे अकाउंट्स को यूज किया होगा, कितना पैसा कमाते हो, कितना इनकम होता है, अर्निंग्स रेट क्या है, पैसा डूबता कितना है और निकलता कितना, सब कुछ देखा होगा पैसा देने से पहले मेरे को। तो वो भी तो यूजर ऑफ अकाउंट्स है। ओके, एक आपने नाम बताया था, क्या नाम बताया था, जो हिसाब किताब रखता है, मान लो उसको अच्छा लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। सिंपल, मैनेजमेंट, जो पूरे बिजनेस को मैनेज करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बहुत हाई हो गया, मैनेजमेंट एकदम नीचे में हम लोग रहेंगे, इतना ज्यादा हाई नहीं। मैनेजमेंट भाई, बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजर होता है ना, जो कि पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, वो नहीं देखेगा तो और कौन देखेगा, बोलो। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ नाम बताया, हाँ ये इन्होंने शेयर होल्डर्स, ब्रोकर बताया, वो सब प्रेजेंट इन्वेस्टर में आ गए। आपने शेयर होल्डर इन्वेस्टर बताया, वो भी आ गया। अच्छा, गवर्नमेंट बताया था, ये देखिए मैंने लिखा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की वही, एक बात बताओ, बिजनेस कर रहे हो, टैक्स नहीं दोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। गवर्नमेंट बिना देखे थोड़ी टैक्स लेगा आपसे, हर चीज मांगता है आपसे। कितना इनकम कमाया, बैंक स्टेटमेंट में कहां से पैसा आया, कहां से जा रहा है, सब चीज देखता है। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ टैक्स के प्रोस्पेक्टिव नहीं, ऐसे भी होता है कि भाई सोसाइटी में आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो, उससे सोसाइटी का क्या बेनिफिट और क्या लॉस हो रहा है, सारी चीजों पे गवर्नमेंट की नजर होती है। ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया गवर्नमेंट। इसके अलावा और कोई कुछ बोला था क्या, नहीं बोला था। अभी भी कुछ, अभी भी कुछ भाई, कस्टमर, गुड्स का सप्लायर, जो मुझे गुड्स देता है, मेरे को जो गुड्स देता है, उधार पे माल देता है, बिना देखे माल दे देगा, मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देखेगा, मेरा पोजीशन नहीं देखेगा कि ये पैसा देने लायक मुझे है कि नहीं है कि नहीं। तो कस्टमर सप्लायर मैं लिखता हूं यहाँ पे। कस्टमर वो जो भी आप सामान खरीदने जाते हो, बिना उसके बिजनेस के इंटरेस्ट आप ले सकते हो।
सर हमको ना किराने की दुकान में हमको तो बिस्किट से मतलब है, हमको उसका प्रॉफिट लॉस अच्छा, नहीं प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है, बट इतना तो आप जानते हो ना भैया, ये ज्यादा दाम लेके देता है कि कम दाम लेके देता है? तो इंटरेस्टेड टू अकाउंट्स ना, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने लिखा सप्लायर और कस्टमर, ठीक है। इसके अलावा एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज बोलिए। मतलब हाँ, एम्प्लॉइज जो भी बिजनेस से रिलेटेड है सब लोग इंटरेस्टेड उसमें। आप एम्प्लॉय, आपको मैं बोलूं कि चलो यहाँ पे नुक्कर में एक कंपनी है, ज्वाइन कर लो, करोगे? और मैं बोलूं चलो टीसीएस में ज्वाइन कर लो, करोगे? क्योंकि आपको मालूम है, आप यूजर ऑफ अकाउंट्स हो, आपको मालूम है वो बिजनेस बहुत अच्छा है, उसका टर्नओवर बहुत अच्छा है, उसका जो एम्प्लॉय को पैसे देने का एक क्राइटेरिया वो बहुत अच्छा है, बेनिफिट्स बहुत अच्छे अच्छे देते हैं, आप समझ रहे हो? तो ये आप कहीं ना कहीं उसके बुक्स ऑफ अकाउंट से, कहीं ना कहीं उसके अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टस से लिख लो, आप जानते हो, देखते हो, देखना चाहते भी हो। और कोई मीडिया, हाँ क्या मीडिया, मीडिया। और बताओ ना, और कोई भाई, और कोई नहीं याद आ रहा है? बैंकर्स लोन देते हैं, बैंकर्स लोन देते हैं, लैंड होल्डर, फिनेंशियल फिनांस प्रोवाइडर बोल सकते हो। तो बैंकर्स कौन? बैंकर्स, इसको लैंडर भी बोलते हैं हम लोग, जो लोन वगैरह देते हैं। तो बैंकर्स और लैंडर या फंड प्रोवाइडर, आप जो बोल लो, एक ही नाम है तीनों का, बोलो। क्लियर है? लास्ट जनरल इन पब्लिक, हम सब जनरल इन पब्लिक, जो हम सब है, हम भी इंटरेस्टेड होते हैं हर बिजनेस में। बोलो कैसे? बोलो रिलायंस कंपनी को जानते हो, जियो का सिम चालू किया था जानते हो, जिस दिन 99 का प्लान चालू किया था कि आपको मेंबरशिप लेना, सबके दिमाग में कैलकुलेशन हो गया था, बाप रे कितना पैसा कमा लिया। जनरल इन पब्लिक, फिर भी इंटरेस्टेड इन अकाउंट्स ऑफ जियो कंपनी, समझ रहे हो? जनरल इन पब्लिक, सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये इंटरेस्टेड जो भी लोग होते हैं, want to know, क्या क्या जानना क्या चाहते हैं? जानना क्या चाहते हैं? क्या जानने के लिए इतना दिमाग लगा रहती है? बोलो, सब लोग क्या जानना चाहते हैं? जो भी लोग हैं क्या जानना चाहते हैं? उसका कैपिटल बुक्स, प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस, और कुछ इन्वेस्टमेंट्स। मैं इसको दो नाम में देता हूं, आपको समझ में आएगा, बस इतना ही लोग जानना चाहते हैं। दो नाम कौन कौन सा मैं बताता हूं। एक, परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, भाई पूरे साल मेरे बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया, मतलब प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ। परफॉर्मेंस से वही तो पता चलता है कि आपने पूरे परफॉर्म क्या किया पूरे साल में। और फिर आपका फिनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कैसा था, मतलब एक साल पहले आप जब आए थे बिजनेस में तब आप कितने स्ट्रांग थे, आज एक साल बाद काम करने के बाद आज कितने स्ट्रांग हो, वो चीज को हम देखना चाहते हैं। ये दो ही चीज जानना चाहते हैं ना, हर जो भी ये 8 लोगों को मैंने नाम लिया, यही तो दो चीज देखना चाहते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस क्या है और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये दोनों चीज कौन बता सकता है? और कोई नहीं है दुनिया में जो ये दो चीज बता सकता है। आप समझ रहे हो? तो मैं अभी तक मालूम है क्या पढ़ा रहा था कि आप अकाउंट्स पढ़ने क्यों जा रहे हो। अकाउंट्स ऐसे आसमान से टपका हुआ सब्जेक्ट नहीं है, उसको क्रिएट किया गया है क्योंकि इसके पीछे इतने लोग हैं। 8 लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए मैं अकाउंट्स पढ़ते हैं। आप जो अकाउंट्स यहां पढ़ रहे हो ना, क्यों पढ़ रहे हो? अगर ये सोच के पढ़ोगे मार्क्स लाना है तो भाई वो उतना ही अकाउंट सीखोगे। लेकिन अगर आप ये सोच लेना कि 8 लोगों को नॉलेज चाहिए आपके अकाउंट के बेस पे, आप जो बनाओगे ना अपने लिए नहीं, इन 8 लोगों के लिए बना रहे हो, उस दिन आपका अकाउंट अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है इससे क्या चाहिए मुझे, तो अकाउंट्स को मैं कैसे बनाऊं ताकि सामने वाले को अच्छे से समझ में आए कि उसको जो चाहिए वो मिल रहा है। आपको समझ में आ रहा है? तो अकाउंट्स मैं क्यों पढ़ता हूं? मैं अभी तक यही पढ़ा रहा था कि हम लोग क्यों अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? आपके पास मैट होगा, यही पेज आपके पास सामने दिख रहा होगा। फर्स्ट पेज में पेंसिल उठाइए, फटाफट इसको कंप्लीट कीजिए, फिलअप कीजिए। आइए, लिखना हो गया होगा आप लोगों को, तो मैं पहले इसको मिटाऊं और देन आगे बढ़ते हैं हम लोग।
दोस्त आई थिंक जवाब दे पाओगे। मैं आपसे पूछूं एक बात बताओ, ये अकाउंट्स बोलते किसको हैं? इतना कुछ पढ़ने के बाद में अगर आपसे बोलूं कि डिफाइन अकाउंट्स, जो आज पढ़े हो, अभी तक पढ़े हो, उसी के आधार में बताना है अकाउंट्स किसको बोलते हैं। अकाउंट्स बोलते किसको है, आप बताइए अपने हिसाब से, जो मन करे, जितना अभी तक पढ़े उसी में से आंसर है इसका। अकाउंट्स वो होता है जहां पे मेरे को परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस पता चल सके और फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके। लेकिन इन दो चीज को पता करने के लिए मुझे कुछ कलेक्ट भी तो करना पड़ेगा। क्या? फिनेंशियल डेटा। क्या कलेक्ट करना होगा? फिनेंशियल डेटा। वो भी ऐसे वैसे तरीके से नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, और उसका कुछ मीनिंग निकल के आया वैसे तरीके से। और ये फिनेंशियल डेटा किसका होगा? किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का, या फिर और एक पर्टिकुलर पीरियड का, तभी तो चीजें निकल के आएंगी। और फिर उसका जो रिजल्ट्स आता है उसी को तो बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आइए हम आपको डेफिनेशन दिखाते हैं अब आगे। हाँ, तो आइए मैं बात करता हूं। यहाँ पे देखिए, जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिख करके दी हुई हैं, आप पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा इंट्रोडक्शन में, बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच प्रॉफिट और लॉस he has made during the year. For this purpose, accounts are prepared so that at the end of the accounting period, a businessman can understand that what are the assets, liability of the business. आपको समझ आ रहा है? Okay. Meaning of the accounts क्या होता है? It is the collection of financial data. क्या? It is the collection of financial data. ऐसा वैसा डेटा नहीं, कोई भी डेटा नहीं, जो कि फाइनेंशियल से रिलेटेड हो, वो डेटा क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। किस तरीके से? सिस्टमैटिक, साइंटिफिक एंड मीनिंगफुल वे फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। किसी पर्टिकुलर पीरियड का, 1 महीने का, 6 महीने का, 1 सप्ताह का, 1 साल का, समझ लो, एक पीरियड ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। रास्ते में चलते हुए किसी आदमी का नहीं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का हम ये कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं। एंड रिजल्ट्स देयर ओन, क्या करते हैं? उस पे रिजल्ट्स जो निकल के आता है उसी को हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। समझ में आ रहा है? अकाउंट्स का डेफिनेशन एकदम इजी, जो आप पढ़ते हो, जो इजीली आपको याद रह सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये अपना बनाया हुआ है, बहुत इजीली आपको याद रहेगा। क्लियर है यहां तक? ओके, मैं आगे चलता हूं। आगे आपसे एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंट्स कौन बताएगा? नेक्स्ट हेडिंग हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंट्स। वहां से देख के नहीं, बंद कर दीजिए, अभी बुक अपना बंद करिए, सिर्फ मेरे पास देखिए और कहीं नहीं, वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंट्स क्या होना चाहिए मैं बताता हूँ। अगर हम लोग के पास अकाउंट्स नहीं रहेगा तो हम लोग को पता नहीं होगा हम लोग को क्या प्रॉफिट लॉस है, क्या हो रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, चल नहीं रहा है। तो बिजनेस को चलना मुश्किल हो जाए अगर अकाउंट्स नहीं है तो। जैसे कि हमारे अगर बॉडी में ब्लड ना रहे तो हम चल सकते हैं, वैसे ही बिजनेस के लिए अकाउंट से क्या है? लाइफ ब्लड है। क्या है? लाइफ ब्लड। तो पहला इंपॉर्टेंस है लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। दूसरा, आपको पता है हम लोग किस चीज के सब्जेक्ट में पढ़ने बैठे हैं? एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं हम लोग, पता है आपको? बोला अकाउंट्स कब से लैंग्वेज हो गई? इंग्लिश होता था लैंग्वेज, हिंदी होता था लैंग्वेज, अकाउंट्स कब से लैंग्वेज? अकाउंट्स इज द लैंग्वेज। बोला कैसे भाई? बताओ। सपोज हम लोग बात कर रहे हैं अभी किस लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश में बात कर रहे हैं। मैं सारे लैंग्वेज आपके और हमारे बीच से निकाल दे तो बताइए हम कैसे बात करेंगे? आप बताइए। अकाउंट्स में आपके और मेरे बीच में अगर मैं सारा जो भी लैंग्वेज होता है, हिंदी इंग्लिश सारा निकाल दो तो किस लैंग्वेज में बात करोगे आप? राइटिंग में? कौन तो बता रहा? साइन, इशारा। साइन इज द लैंग्वेज, यू नो। मैं सारे लैंग्वेज निकालने की बात किया, फिर कैसे बात करेंगे? नहीं बात हो सकती है, इम्पॉसिबल, बात ही नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन भी तो लैंग्वेज है। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो साइन लैंग्वेज है, तो कभी टीवी पे देखा है क्या वो गूंगे लोगों का जो समाचार न्यूज देता है, वो ऐसे ऐसे बोल करके वो आपको, तो लैंग्वेज है भाई, अभी एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन लैंग्वेज है।
मैंने सारे लैंग्वेज हटा दो तो दो आदमी आपस में बात नहीं कर सकते हैं। वैसे ही अगर मैं अकाउंट्स हटा दूं बिजनेस से ना, तो एक ही यूजर ऑफ अकाउंट जो भी आपने देखा 8 जन, और जो मेरा बिजनेस है, दोनों आपस में बात कर पाएंगे क्या? आज मेरे मुंबई वाले आदमी को क्या जानना था आपका बिजनेस प्रॉफिट करता है या नहीं करता है, तभी तो पैसे दूंगा। तो उसको कौन बताया कि हाँ प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है? अकाउंट्स। किस लैंग्वेज में बताया? अकाउंट्स से, अकाउंटिंग लैंग्वेज में बताया। आपको समझ में आ रहा है? तो अकाउंट इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। सेकेंड इंपॉर्टेंस। अब मैं जो पूछने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंस नहीं, ऑब्जेक्टिव पूछने जा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव समझ में आता है? ऑब्जेक्टिव क्या? उद्देश्य क्या है इस अकाउंट्स का, ठीक है ना? पर्पज क्या है इस अकाउंट्स का, क्यों पढ़ रहे हैं अकाउंट्स? आज एक्चुअली जो भी आपने ड्राफ्ट देखा इसके पहले, इसी का तो जवाब था। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं सिस्टमेटिक तरीके से बताइए ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स क्या है? पहला बताओ कोई, आप बताइए। मेरा एसेट्स और लायबिलिटीज के, ओके, प्रॉफिट और लॉस के। प्रॉफिट और लॉस का भाई इन्होंने दो नाम बता दिए, और वो दो नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे यहाँ। मैं बताऊं, पहला टू ascertain परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, टू ascertain परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। अकाउंट्स का पहला ऑब्जेक्टिव टू ascertain परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। दूसरा टू ascertain फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और तीसरा टू रिकॉर्ड अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, या फिर ये बोल सकते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस। ये भी तो एक पर्पस ही है अकाउंट्स का, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ही तो होता है। तीसरा, चौथा, फोर्थ नंबर बताइए, कोई बताएगा? बहुत इजी है, आपको पढ़ चुके हो, फिर भी कोई बता पाएगा क्या है फोर्थ नंबर? अकाउंटिंग का To provide information to users. क्या बात है, एकदम सटीक मारा उन्होंने। टू फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। भाई अकाउंट्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको? यूजर्स को, ताकि वो डिसीजन ले सके पैसे देना है कि नहीं देना है, पैसे लगाना है कि नहीं लगाना है, बिजनेस में ये करना है कि नहीं करना है। ये कौन, कहां से डिसीजन आते हैं? अकाउंट्स इंफॉर्मेशन देता है, तभी तो आप डिसीजन ले पाते हो। बोलिए, बताइए, डिसीजन कब ले पाते हो? तभी तो ले पाते हो। क्लियर है? और पांचवा, लास्ट, बताइए पांचवा, फिफ्थ नंबर क्या है? टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन विथ यूजर्स। टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन विथ यूजर्स। यूजर अपने बिजनेस से बातें करते हैं, मालिक अपने बिजनेस से जो बातें करते हैं वो किस लैंग्वेज में? अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करते हैं। हाँ, तो यहां तक मेरा हो गया 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स। अब आगे हम चलेंगे, पहले उसके पहले, आगे जाने से पहले कुछ चीजें दिखा दो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा एक बार। हाँ, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ये दो चीजें पढ़ी थी। एक इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंट्स, क्या होता है? इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। दूसरा, इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसके बाद हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स। पहला था टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, दूसरा था टू ascertain करेक्ट ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस, मतलब परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। दूसरा टू ascertain ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन टू द इट्स यूजर्स। एंड लास्ट टू फैसिलिटेट्स इंफॉर्मेशन टू रैशनल डिसीजन मेकिंग। बोले यहां तक ठीक है? नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रोसेस। मतलब मैं आपको बताता हूं आज कि आपको पढ़ना क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस। और जो भी मैं अभी तक आपको पढ़ाया हूं सारी चीजें आपको थियरी में अलग से क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा जाता है। क्लास 11 में, 12 में थियरीज का परसेंटेज थोड़ा कम हो जाता है, बट 11 में थियरीज थोड़ा सा ज्यादा आता है। तो थियरी जो ज्यादा आता है ना, वो सारी चीजें ये हैं, एकदम इंट्रोडक्शन बेसिक क्लासेस चल रही हैं। ओके, तो मैंने ये बता दिया। इसके बाद मैंने क्या बोला? अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, कोई बताएगा? प्रोसेस पॉइंट बाय पॉइंट मतलब। हाँ, प्रोसेस का मतलब होता है साइकिल, मतलब कहां से शुरू होते हो कहां पे खत्म होते हो। तो मैं यहाँ पे बताऊं, जैसे मैं क्या पूछना चाह रहा हूं कि मेरा भाई अकाउंट्स यहाँ से चालू होता है और फिर यहाँ पे आकर के एक जगह स्टार्ट टू एंड, मतलब 1 by 1 स्टेप्स क्या है? जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। ओके, और कोई? Identifying of transaction, recording, classifying,
क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग। ओके, और कोई? हाँ, अच्छा है ना, वो स्कूल चालू हो गया तो कुछ लोग पढ़े होंगे अपने स्कूल में। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है ना, हम ज्यादा हाईफाई लैंग्वेज नहीं यूज करते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं। क्या है ना कि इन्होंने जो बोला 100% सही था, आपने जो बोला वो भी 100% सही था, गलत कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का अंतर है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूँ, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो, कोई बुक अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। तो मैं बताऊं, दो लैंग्वेज में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग अपने जो जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं उसमें मैं बताऊंगा। पहला रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरे को बोलते हैं हम लोग क्लासिफाइंग, क्या, क्लासिफाइंग, क्लासिफाई करते हैं। मैं बताता हूं, अगर आसपास आपको मालूम हो, एक एक चीज का मैं मतलब बताता हूं। कभी जो आपके घर के आसपास मोदी खाना है, कभी गए हो सामान खरीदने, क्या देखते हो, जाते हो तो उसके पास एक बोर्ड होता है, जो हम लोग एग्जाम बोर्ड देते हैं ना, जैसा हम बोर्ड देते हैं, उसके पास भी वैसा होता है, और बीच में एक पतला सा लंबा सा पेपर रहता है, देखे हो। आप जब जाते हो ना, सामान बोलते हो, वो उस पर्चे में लिखता है, ठीक है ना, और फिर बाद में आपका सामान देने के बाद टिक मार के बगल में उसका प्राइस दिखता है और टोटलिंग करता है। टोटलिंग करके एक पेज आपको देता है, एक पेज उसके पास रहता है, सेम कॉपी, मतलब नीचे क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है, एक कॉपी उसके पास होता है, एक कॉपी आपके पास होता है। ये क्या है, रिकॉर्डिंग। ये क्या है, रिकॉर्डिंग। अच्छा, कभी देखा आपने, नोटिस किया है कि आपका बिजनेस, कस्टमर्स अब नहीं आ रहे हैं उस दुकान पे, फिर भी दुकानदार बैठा रहता है, क्या करता है भाई, कभी देखा, नोटिस किया, क्या करता है, हिसाब पत्र करता रहता है, वो पता ना क्या क्या ऐसे ऐसे कुछ करता रहता है। वो में क्या करता है, वो क्लासिफाइंग करता है, क्योंकि सुबह से शाम तक जब वो बेच रहा होता है ना, तो जो सामान जो खरीद रहा है एक ही पर्चे पे लिख लिया, जो पैसा आया वो एक ही पर्चे पे सारी चीजें लिखी हुई है, पैसा दिया है वो भी लिखा है, पैसा लिया वो भी लिखा है, जिसको सामान बेचा वो भी लिखा है, कहीं से सामान आया वो भी लिखा है, एक ही पर्चे पे। रात को बैठ करके ना उसको वो क्लासिफाई करता है, बेचने वाले को बेचने वाले में डालता है, खरीदने वाले को खरीदने वाले बॉक्स में डालता है, पैसा पेड करने वाले को पेड वाले में डालता है, और रिसीव करने वाले को रिसीव, मतलब हर जगह एक प्लेस होगा ना, ठीक है ना, हर जगह पे वो बैठा था, उसको बोलते क्या, क्लासिफाइंग। और फिर क्या, कैलकुलेटिंग। क्या, कैलकुलेट करके देखता है कि सारा हिसाब पक्का है कि नहीं, सब कुछ मैच हो रहा है कि नहीं, सुबह इतना पैसा लेके आए थे, शाम को सारा लेन देन करने को इतना पैसा बचा है कि नहीं, समझ रहे हो। तो क्या करता है, कैलकुलेटिंग, क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेटिंग। और फिर फाइनली समराइजिंग, क्या करता है वो, भाई जो भी हुआ समराइज करके देखना चाहता है हुआ क्या। और उसके बाद उन्होंने जो एक लाइन एक्स्ट्रा बोला था जो आपके सिलेबस में नहीं है, एनालाइजिंग। क्या, एनालाइजिंग। अब ये तो मेरा अपना लैंग्वेज है, अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं, मैं दिखाई देता हूं, ठीक है ना। पहला क्या था, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, कैलकुलेटिंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग। इसी को हम लोग अपने अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं जर्नलाइजिंग, लेजर पोस्टिंग, लेजर बैलेंसिंग एंड देन फाइनल अकाउंट, और बाद में एनालिसिस, जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में बस इतना है। जिस दिन आप यहां पहुंच जाना, समझना अकाउंट्स खत्म। मैं चालू करूंगा यहां से, खत्म कर दूंगा यहां पे, आपका 11 खत्म हो गया। सिर्फ 4 चीज पढ़ना है, जर्नलाइजिंग, लेजर पोस्टिंग, लेजर बैलेंसिंग एंड फाइनल अकाउंट, और कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ 4 चीज पढ़नी है। और 4 चीज पढ़ लो, इसमें महारत हासिल करो, अकाउंट्स में मास्टर हो जाओगे, गारंटी, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है यूजर ऑफ अकाउंट्स। क्या लिखा है यहाँ पे, रेफर चार्ट पेज नंबर 1, जो आपके बुक में जो पेज नंबर 1 है उसमें लिखवाया ना है ना, यूजर ऑफ अकाउंट्स, वही यहाँ पे है। इसके अलावा मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, कि इसको अगर डिटेल्स में आपको जानना है तो 2 चीजों को यहाँ कंबाइन करके मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये चार्ट को देखो जरा, ये चार्ट में क्या लिखा है। ये चार्ट में लिखा है प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। जैसे उन्होंने बोला, पहले इनपुट होता है, इनपुट में हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक इवेंट मेजरमेंट इन फाइनेंशियल टर्म्स, पैसे में जिसको टर्म्स कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस, जिसको हम लोग अकाउंटिंग साइकिल में लेके आते हैं। अकाउंटिंग साइकिल कितना है, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग जिसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, और फाइनल अकाउंट।
और देन आउटपुट। आउटपुट किसको चाहिए भाई? कम्युनिकेशन विद यूजर्स। कौन कौन यूजर होते हैं? दो तरह के यूजर होते हैं, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर किसको बोलते हैं? जो कंपनी के अंदर में, बिजनेस के अंदर में रहते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब मैनेजमेंट। फिर और कौन है? पार्टनर्स मालिक, फिर मैनेजर्स और ऑफिसर्स। इसके अलावा एक्सटर्नल में कौन कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स जो आउटसाइडर हैं, जो पैसे अलग से डालते हैं, लेंडर्स जो बैंकर्स हैं, सप्लायर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कस्टमर्स। ये सब आउटसाइडर एक्सटर्नल यूजर्स हैं। इन लोगों को ये कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टू यूजर्स या आउटपुट आने के बाद, तो ये आपने जो अभी तक जितना भी पढ़ा ना, मैंने उसको सबको एक पेज में यहाँ पे डाला हुआ है। समझ में आया? ओके, आगे चलिए अब बात करेंगे हम लोग मेन पिलर ऑफ अकाउंट्स। मेन पिलर ऑफ अकाउंट, जिस पिलर पे पूरा मेरा अकाउंट्स खड़ा है, ठीक है ना? ओके, तो मैं यहां जाने से पहले आपको कुछ चीजें बताऊं। एक और थोड़ा सा करना होगा मुझे। ओके, ये देखिए मैं कुछ यहां बना रहा हूं, आप जरा बताना ये क्या है। ये क्या है? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? टेबल, टेबल या छत जो भी है दिख रहा है ना? किस पे खड़ा है? टू पिलर्स पे। सिर्फ टू पिलर पे मेरा पूरा अकाउंट्स का जो छत है ना वो खड़ा हुआ है। पूरा अकाउंट मेरे सिर्फ टू पिलर्स पे खड़ा है। वो दो पिलर का नाम क्या है? पहला कोई बताएगा? नहीं बताएंगे। क्या मैंने लिखा? पेमेंट्स। और दूसरा रिसीट्स। दो ही पिलर हैं, एक पेमेंट और एक रिसीट। पेमेंट दो तरह का होता है, कौन कौन सा? कोई बताएगा पेमेंट दो तरीका से कौन कौन होता है? अरे हम लोग रोज पेमेंट करते हैं, आप लोग के जीवनचर्या से लेके आऊंगा अभी। बताइए, कोई जानता है पेमेंट दो तरह का होता है? कौन कौन सा? ऑनलाइन और कैश। और कोई? क्रेडिट और कैश। थोड़ा बहुत ठीक है। क्रेडिट नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज, बिल्कुल आप एकदम अलग। चेक और कैश। आइए, उनका आंसर थोड़ा बहुत सही था, मैं बताता हूं कैसे। एक पेमेंट जब करते हैं ना तो दो तरीका से करते हैं। एक होता है ड्यू एंड पेड, ड्यू एंड पेड। दूसरा होता है पेड बट नॉट ड्यू। दोनों का मैं मीनिंग समझाता हूं। ड्यू एंड पेड का मतलब होता है, ड्यू मतलब क्या मालूम है? ड्यू मतलब मालूम है क्या होता है? कौन बताएगा? ड्यू का मतलब उधारी। नहीं, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है उसका, आप लोगों ने रिजल्ट्स बताया, मैंने क्रॉस करके जो एक मीनिंग आता है ना वो बताया। मैं ड्यू का एग्जैक्ट मीनिंग आपको बताता हूं। ड्यू का मतलब होता है राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव, ट्रांसफर हो जाना। जैसे मैं बताता हूं, मैं 1 तारीख को कोई कंपनी ज्वाइन किया, मैं 2 तारीख को सैलरी मांगू, मिलेगा? 30 तारीख के बाद मैं सैलरी मांगू, मिलेगा? क्योंकि मेरा ड्यू डेट आ गया। मैं 1 महीने काम कर चुका हूं, काम करने के बाद मैं पैसे मांग रहा हूं, मतलब मेरा राइट टू रिसीव मेरे पास है। इसको बोलते हैं ड्यू हो जाना। भाई आपकी सैलरी ड्यू हो गई, लेके जाना, है ना? हम आपको पढ़ा लेंगे, जो भी डेट होगा उस डेट के बाद बोलेंगे भाई तुम्हारा फीस ड्यू हो गया, फीस दे देना। दूध वाला आता है, मेरे यहाँ दूध देके जाता है, 1 महीना देने के बाद बोलता है मालकिन महीना लग गया है। उसका महीना लग गया है मतलब ड्यू हो गया है, तो भाई उसको पैसा देना होगा। इसी को बोलते हैं ड्यू एंड पेड। भाई ड्यू हो गया देन पेड कर दिया। दूसरा होता है पेड बट नॉट ड्यू। हो सकता है ना उस दूध वाले को कुछ एडवांस पैसा चाहिए था, कुछ जरूरत था, मैंने पहले दे दिया, वो दूध मेरे को बाद में देगा। एडवांस बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। अच्छा, कभी ऑटो में बैठ के सब लोग आते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, ऑटो में भी ये चीज चल सकता है। कैसे? देखो, मैं क्या करता हूँ, ऑटो में बैठ जाता हूँ, वो मेरे को यहाँ से ग्रीस पार्क उतार देता है, मैं ग्रीस पार्क उतारने के बाद उसको पैसे देता हूँ। ड्यू एंड पेड। कभी कभी हाथ में छुट्टे रहते हैं, बैठते ही दे देते हैं, वो क्या है? पेड बट नॉट ड्यू। अभी उसको मुझे पहुंचाना बाकी है ना? थोड़ा सा इसको आगे ले चलते हैं। इसी को अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? अच्छी बात बताना, ड्यू एंड पेड
क्या वो पैसा रिकवरेबल है? हाँ या ना? ड्यू एंड पे, आपने पैसा दे दिया, क्या उसको आपने वापस ले सकते हो? मतलब रिकवरेबल है या नहीं है? नहीं है ना? नॉन रिकवरेबल। अरे पेपर ये दूध वाला, दूध आपको 1 महीना दे दिया, उसके बाद आपने पैसा दिया, दूसरे दिन आ रहा है, बोले मुझे पैसा दिया तो वापस दे, ले सकते हो? नहीं, क्योंकि वो ड्यू हो गया ना, तब आपने पेड किया। आप 1 महीना कहीं काम कर लिए, सैलरी आपको मिल गया, आपके बाद वो वापस पैसा मांगेगा, आप दोगे? नहीं। ऑटो वाला आपको पहुंचा दिया जहां आपको जाना था, उसके बाद आपने उसको पैसा दिया, फिर वापस पैसा मांगोगे, वो देगा? नहीं। लेकिन इसमें जब मैं ऑटो वाले को बैठते ही पैसा दे दिया था, अब ये ऑटो चालू नहीं होता, मेरा मूड बदल गया, मैंने बोला भैया मेरे को नहीं जाना, पैसा वापस दो, ले सकते हो? रिकवरेबल नहीं देगा, नहीं देगा तो जाएगा कहां? देगा। रिकवरेबल है वो, क्या है? रिकवरेबल है, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको थोड़ा अलग लैंग्वेज में बोल सकते हो, क्या नाम है इसका? कोई ऐसा चीज बताओ जो कि पैसा आपने दिया है और वापिस नहीं ले सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? नॉन रिफंडेबल। वो तो आपको उसने अपोजिट दूसरी तरफ से सोच के बता दिया। ऐसा नाम बताओ कि उसको क्या बोलते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आंसर है, आप रोज रात दिन बोलते हो, वो मैं नाम पूछ रहा हूं कि आपने किसी को पैसा दिया, वापिस नहीं ले सकते हो, उसको किसी क्या बोलते हैं अच्छे लैंग्वेज में? आप बताइए। कोई नहीं मालूम? नहीं मालूम? मैं बताता हूं, बहुत सिंपल है, एक्सपेंस। भाई सिंपल है। आप क्या बोलते हो? ऑटो वाले के पास पैसा दिया, पैसा देके घर आया, बोला बेटा क्या हुआ? ऑटो वाले को पैसा दे दिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो ऑटो को पैसा दिए क्या बोलते हैं? खर्चा हो गया भाई मेरा। 100 रुपया मम्मी ने सुबह में दिया, आप जब कॉलेज जा रहे थे, कॉलेज से या स्कूल से जब घर पे आए, बोले 100 रुपया कहां गया? क्या बोलते हो? खर्चा हो गया। क्यों भाई? क्योंकि रिफंड रिकवरेबल नहीं है, पैसे वापस नहीं ले सकते हो, जा चुका है। तो बताओ इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? आप बताओ। एसेट्स, इनकम। अच्छा, इनकम कौन कौन बोला था? आप और आप। मैं एग्जांपल एक लेता हूं, ठीक है ना? चलिए, आपने मुझे 500 रुपया दिया, मैं आपसे 500 रुपया लिया, और ये जो आपने मुझे 500 दिया, तो ये आपको रिकवरेबल है ना? आप पैसा वापस ले सकते हो। मैंने आपको फिर दे दिया, मैंने आपसे लिया, 1 घंटे बाद आपको दे दिया, घर पे जाके बोलोगे पापा मैं आज 500 रुपया कमा के आई हूं, तो इनकम कैसे बोला? इनकम कैसे बोला आपने उसको? कि आप अगर किसी को पैसे देते हो और वापिस उसे रिकवर कर सकते हो, ये राइट है आपके पास, तो आपका इनकम कैसे हुआ? वो असेट्स हुआ। 2 जन का आंसर सही था, वो आपका असेट्स हुआ, क्योंकि आपका संपत्ति किसी और के पास है। आप 500 रुपए मुझे दिए हो ना, कल के दिन में आके बोल सकते हैं तुम मेरा 500 रुपया नहीं दिया, क्योंकि आपका वो क्या है? असेट्स है। तो इसको क्या बोलेंगे? असेट्स। ठीक है, आते हैं पेमेंट हो गया रिसीट की तरफ। ठीक है, ऐसा ही वो भी है। रिसीट में भी क्या होता है भाई? एक ड्यू एंड रिसीव्ड, और दूसरा रिसीव्ड बट नॉट ड्यू। अच्छा, मैं पूरा स्पेलिंग अच्छे से नहीं लिख रहा हूं, तो आप लोग ध्यान रखना उस चीज का। रिसीव्ड बट नॉट ड्यू, और ये ड्यू एंड रिसीव्ड। तो ड्यू एंड रिसीव्ड का मतलब क्या होगा बोलो तो? ड्यू हो गया था और आपको पैसा मिल गया, बताओ तो रिफंड करना है क्या? नहीं भाई, मैं 1 महीना आपके यहाँ काम किया हूं, आप मेरे को सैलरी दी हो, अब कैसा मैं रिफंड करूं? तो ये क्या है? नॉन रिफंडेबल है ना, और ये रिफंडेबल, क्योंकि पैसे मुझे वापस देने पड़ सकते हैं। मैंने 1 महीना काम नहीं किया अभी, बट सैलरी मैंने एडवांस में लिया था, और मैं काम अगर नहीं कर पाऊं तो मेरे से पैसा मांग सकता है, रिफंडेबल, और मुझे लौटाना पड़ेगा। तो बताइए जरा उसको लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इनकम। ओके, और ये वेरी गुड भाई। जो पैसा मुझे मिल गया वापिस नहीं देना है, वो 100% इनकम है। मैं रास्ते में जा रहा हूं, मेरे को 100 रुपए मिला रास्ते में, वैसे तो इनकम नहीं है,
बट मिला किसी को लौटाना नहीं है ना, तो मेरा इनकम है। लौटाना पड़ जाता तो भाई लायबिलिटी हो जाता, ठीक है ना, लेकिन लौटाना नहीं है मतलब इनकम है। अगर किसी चीज को लौटाना अभी बाकी है और आपके ऊपर तलवार लटक रही है, ये पैसे देने हैं, तो क्या है, लायबिलिटी है, जिसको हिंदी में दायित्व बोलते हैं, लायबिलिटीज। बोलिए, ठीक है। तो ये हुए मेरे ये मेन पिलर ऑफ अकाउंट्स। और इसमें से आपको क्या निकल के आएगा बोलिए तो, ये मतलब मेरे अकाउंट में जो भी होता है ना, ये दो पिलर से होकर के लोग ऊपर में चढ़ते हैं। जो भी अकाउंट्स में होता है ये दो पिलर से चढ़ते हैं और जाकर के ये ऊपर में 4 कॉर्नर बनाते हैं। वो 4 कॉर्नर कौन कौन सा है, एक्सपेंस, असेट्स, इनकम एंड लायबिलिटी। तो ये नीचे 4 डॉट दिए हुए हैं, वो भी आपको कंप्लीट कर देना है, ठीक है ना। तो फटाफट कॉपी कीजिए, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग लास्ट, अपना क्लास के एकदम लास्ट पोजीशन पे हैं। ये तो मैं इसको पहले मिटाऊं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा और फटाफट हम लोग फाइनल आ जाएं। 4 पॉइंट का 4 पॉइंट्स में जो 4 कॉर्नर हमने अभी बनाया ना, वही होगा एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी एंड इनकम। ओके, तो हेड्स ऑफ अकाउंट्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हेड्स ऑफ अकाउंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हेड्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब हो गया कि जितने भी हम आज के बाद अकाउंट्स सीखेंगे, बहुत सारे अकाउंट्स सीखेंगे, बहुत सारे नाम सुनेंगे, उन सारे अकाउंट्स को हम लोग कुछ पार्ट्स में बांटते हैं और वो पार्ट वो 3 है, 3 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है ना। वो 3 पार्ट कौन कौन सा है मैं बताऊं आपको। एक होता है पर्सनल अकाउंट। क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। बहुत लोगों को हो रहा होगा सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये दोनों इम्पर्सनल का पार्ट है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं। बेसिकली 3 पार्ट के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ओके, मैं एक दिन से पूछूंगा पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं, जिसमें अपना पर्सनल अकाउंट। आप बताइए पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं। ओके, आप बताइए खुद का सैलरी। ओके, आप बताइए पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं। मेरा समाज जो भी ओके, कागज पत्र, बैंक अकाउंट। ओके, सेल्फ अकाउंट। आपने क्या बोला था सर बैंक अकाउंट, कागज पत्र। आपने बोला सेल्फ अकाउंट, मतलब जो अपना अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट जिसे सिर्फ मैं हैंडल कर सकता हूं। ओके, पर्सनल अकाउंट। जो मेरा, जिसमें मेरा पैसा है। ओके, पर्सनल अकाउंट। जिसमें मेरा ओके, अब देखना, अब डेफिनेशन कैसे चेंज होगा। क्या लिखा मैंने, पर्सन अकाउंट। बताइए क्या होता है, बताइए क्या होता है, कौन होता है पर्सन अकाउंट। पर्सन अकाउंट किसको बोलेंगे, आप बताइए। किसी का अकाउंट हो। देखो तुरंत चेंज हुआ डेफिनेशन। अभी आप बोल रहे थे जो खुद का हो, जो खुद से रिलेटेड हो, जो खुद की पैसा हो, जो अपना सेल्फ हो। जैसे मैंने 2 लेटर मैंने यहां से मिटाया, आपका डेफिनेशन चेंज हुआ। अब क्या हो गया, जो किसी का अकाउंट हो, मतलब किसी पर्सन का अकाउंट हो, किसी व्यक्ति का अकाउंट हो। हाँ भाई वही सही है, पर्सन अकाउंट ही बोलते हैं इसको, लेकिन लिखते क्या है। तो आप भी आज से समझना, स्पेलिंग है पर्सनल का, बट बोलेंगे क्या, मन में क्या होनी चाहिए, फीलिंग आपको हमेशा होनी चाहिए पर्सन अकाउंट। पर्सन, वो एक्चुअली में पर्सन अकाउंट है। पर्सन समझते हो ना, आदमी का। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं नेक्स्ट, आदमी कितने तरह के होते हैं, आई मीन पर्सन कितने टाइप के होते हैं, कोई बता पाएगा। पर्सन कितने टाइप के होते हैं, अब बताइए पर्सन कितने टाइप के होते हैं। बहुत टाइप के, जैसे आइडिया, थोड़ा बहुत एग्जांपल्स। ओके, आप बताइए पर्सन कितने टाइप के होते हैं। नहीं आइडिया, दो टाइप के मेल फीमेल, वेरी गुड। आप बताइए। उनका एक्सप्रेशन मेरे को अच्छा लगा इसके मेल फीमेल के बारे। ओके, कोई बात नहीं, आप बताइए पर्सन कितने तरह के होते हैं।
आप बताइए पर्सन कितने तरह के होते हैं? दो टाइप के होते हैं पर मेल फीमेल नहीं होता अरे तो क्या होता है, अच्छा और बुरा? ओके, आप बताइए कितने तरह के पर्सन होते हैं? नहीं मालूम आप? कोई आइडिया नहीं आया सर। हाँ, जैसे इन्होंने मेल फीमेल बोला ना, बहुत जेन्युइन आंसर था। इसी तरह का लास्ट जो मैं बैच पढ़ाया था ना, जस्ट आपके पीछे जो आई मीन आपके आगे जो चल रहा है, लास्ट क्लास में मेरे को मतलब लास्ट जब मैंने उन लोगों से पूछा था ना, तो वहां से दो आंसर आए थे, एक ये मेल फीमेल वाला और दूसरा था अच्छा और बुरा वाला। तो मैंने दूसरा ऑप्शन आपको दिया था, अच्छा और बुरा। ऐसा नहीं है, तीन तरह के पर्सन होते हैं। पर्सन तीन तरह के होते हैं। एक वो जिसको नेचर ने बनाया, मतलब भगवान ने बनाया, गॉड ने बनाया, जैसे हम लोग राम, श्याम, गीता, सीता, मोहन, रोहन, सोहन, ये जो भी मैं बोल रहा हूं कौन है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। कौन है? नेचुरल पर्सन, जिसको नेचर ने बनाया, उसको बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है वो पर्सन जिनको हम लोगों ने बनाया। पहला जिसको हमको जिसने बनाया, नेचुरल पर्सन। दूसरा जिसको हम लोगों ने जिसको बनाया। तो हम लोगों ने किसको बनाया? बिजनेस। बैंक, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर्टी। ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर्टी तो असेट हो जाएगा। फिर हमने किसको बनाया? जो पर्सन है। पर्सन मतलब राइट्स। नहीं समझा? आदमी किसको बोलते हैं? डेफिनेशन कोई बता पाएगा? आदमी पर्सन किसको बोलते हैं? पर्सन किसको बोलते हैं? डेफिनेशन कोई बताइए मेरे को। नॉर्मल डेफिनेशन हमारे बोलचाल के लैंग्वेज में। मैं बहुत बड़ा वो किताबी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ। किसको बोलते हैं आदमी? जिसके दो हाथ पांव हो, जो बोल सकता हो। गलत है, गलत है, उसको पर्सन नहीं बोलते। अब बताओ ना, मेरा बिजनेस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, काम उसके कितने हाथ है? देखा है? उसका हाथ पांव का है, वो बोल पाता है? नहीं बोल पाता है। वो आदमी, फिर भी वो आदमी है। मालूम है क्यों? क्योंकि आदमी का, पर्सन का डेफिनेशन होता है जो झगड़ा कर सकता वही आदमी। लो, अजीब सर, जो झगड़ा कर सकता वही आदमी हो। बोले हाँ, कैसे? मैं बताता हूं। आज आपने मेरे पास एडमिशन लिया है, कल आपको नहीं पढ़ाया जाए, आप किसके ऊपर केस करोगे? नहीं, आपके पास राइट भी नहीं है मेरे ऊपर केस करने का, क्योंकि आपका एडमिशन सूरज गुप्ता के पास नहीं हुआ है। आपका एडमिशन एक्सपर्ट्स पॉइंट क्लासेस में हुआ है, और एक्सपर्ट पॉइंट क्लासेस एक आदमी है, तभी वो रिस्पॉन्सिबल है आपको सिलेबस कंप्लीट कराने का। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं नहीं, एक्सपर्ट्स पॉइंट क्लासेस। एंड देन एक्सपर्ट पॉइंट क्लासेस विल सू ऑन मी। वो मेरे ऊपर केस करेगा कि आप सूरज गुप्ता, आपके साथ मेरा एग्रीमेंट था क्लास को कंप्लीट करने का, आपने क्यों नहीं किया? तो देखो, एक्सपर्ट पॉइंट क्लासेस आपसे झगड़ा भी कर सकता है और मेरे से भी झगड़ा कर सकता है। मतलब वो आदमी है। आदमी का मतलब जो जिसके पास ड्यूटीज कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और अपने राइट्स के लिए लड़ सके, वही आदमी। हाथ पांव पैर बोलना खाना जानवर के भी होते हैं, बट उसको तो हम आदमी नहीं बोलते। बट जो लड़ सकता है वही पर्सन। आपको समझ में आया? उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिसको हमने बनाया। जैसे किसी भी बिजनेस का नाम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम। मैं बार बार नाम बोल रहा हूं, नाम समझते हो? नेचुरल पर्सन का भी नाम की मैं बात किया। नाउन का डेफिनेशन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन। बस यही पे मेरा, यही पे नाउन का डेफिनेशन रुक जाता है। आगे है पर्सन और एनीथिंग, प्लेस और एनीथिंग, वो मैं रोक देता हूं। मैं पर्सन तक मेरा है। नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, बस वही है पर्सनल अकाउंट। नाम जिसको बुलाने जा रहे हो ना, उसका नाम होना चाहिए। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाँ भाई पर्सनल अकाउंट है। एक्सपर्ट पॉइंट क्लासेस, हाँ पर्सनल अकाउंट है। मोहन एंड मोहिनी एंड ब्रदर्स, पर्सनल अकाउंट है ना। राम पर्सनल अकाउंट है, श्याम पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये नाम है सब। और तीसरा कौन आदमी है बताओ? एक वो जिसको देखने से इन दोनों की याद आ जाए। वो एक्चुअल पर्सन नहीं है,
बट उसको देखने से इन दोनों में से किसी एक की याद आ जाती है, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। क्या? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जिसको देखने से, यहां पर ध्यान दो, यही वो फिगर है जिससे आपको याद आएगा, अदरवाइज तो भूल ही जाओगे। दिख रहा है? ये वो अकाउंट है जो देखते ही आपको किसी और की याद आ जाती है। घर पे इनविटेशन कार्ड आता है शादी का, सपोज एक ही डेट पे दो जगह शादी है, तो क्या होगा? एक जगह पे मम्मी पापा चाहिए और एक जगह पे आपको भेज देंगे। नहीं होता ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होता। दोनों जगह जाना बहुत जरूरी है। बच्चे हो तो थोड़ी भेज देंगे। 2 साल का बच्चे आप अभी नहीं हो ना, बड़े हो ना। तो चलो, आप चले गए अपने मम्मी पापा की जगह पे, आपको देखते ही वो लोग क्या पूछते हैं? पहला क्वेश्चन, मम्मी पापा। सोचो, आप गए हो, आपके बारे में कोई नहीं पूछा, बट आपके देखते ही आपके मम्मी पापा याद आते हैं। मतलब आप कौन हो? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर मदर एंड फादर, है ना? ऐसा मत समझो। बोलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब आप कौन हो? रिप्रेजेंटेटिव। ठीक वैसे ही ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। जिसको देखते ही किसी और की याद आ जाए, वो होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। आगे आते हैं, फटाफट खत्म करते हैं अपने क्लास को। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट जो रियलिटी में एग्जिस्टेंस हो, मतलब दुनिया का कोई भी असेट्स, दुनिया का कोई भी असेट्स जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सिर्फ महसूस भी कर सकते हैं, वो भी आपका क्या हो गया? असेट्स। वो कौन सा होगा? रियल अकाउंट। एग्जांपल, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड। नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम्स, बट उसको मैं थोड़ा अलग नाम से बताऊं। इसको मैं बोलता हूं नाम मात्र खाता। हिंदी है, क्या बोलता हूं? नाम मात्र खाता। अगर मैं इसको इंग्लिश में करूं तो मैं बोलूंगा जस्ट फॉर नेम। सीरियसनेस में कुछ नहीं। जैसे सैलरी इज ए इनकम और एक्सपेंस, दोनों ही हो सकता है, डिपेंड की ले रहे हैं या दे रहे हैं। तो सैलरी किसने देखा है? कैसा दिखता है? किसने देखा है? सैलरी कैसा दिखता है? आप देखे हो? कैसा दिखता है? जब आता है कैसा दिखता है? सैलरी कैसा दिखता है? एग्जिस्टेंस उसका कैसा है? आप कभी हाथ में पकड़े हो सैलरी? पकड़े हो? क्या हाथ में आता है? भाई कैश तो असेट्स है, उधर ये रखो। सैलरी बताओ ना कैसा दिखता है? नहीं देख सकते। वही सैलरी से जब पैसे आप मुझे दोगे ना, क्या बोल के दोगे? क्या बोल के दोगे? फीस। वही सैलरी का पैसा जब अपने लैंडलॉर्ड को दोगे तो क्या बोल के दोगे? रेंट। आप समझ रहे हो? तो एक्चुअली में इनका एग्जिस्टेंस नहीं है। रियल मायने में कैश आता जाता है, जो कि रियल अकाउंट है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, असेट्स है। जिनका कोई अपना एग्जिस्टेंस ना होना, वो होता है नॉमिनल अकाउंट। किसी भी एक्सपेंस का नाम ले लीजिएगा, किसी भी इनकम का नाम ले लीजिएगा, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगा। रियल मायने में कैश दिखेगा या कोई असेट्स दिखेगा, बट सैलरी कैसा होता है नहीं देख सकते हो, रेंट कैसा होता है नहीं देख सकते हो, फीस कैसा होता है नहीं देख सकते हो। इसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो ये आपका मैंने ये डिफाइन कर दिया, सारी चीजें अच्छे से समझियो सब लोग। नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस है, आपके पास दिख रहे होंगे 40 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। डर गए होंगे, 40 क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे है, देखने बोलने में 40 है बट 40 है नहीं। तो मैं वो होमवर्क आपको दिखाता हूं कैसे करना है। यहां पे देख रहे होंगे होमवर्क के अंदर ये देखिए पर्टिकुलर्स है, जिसमें मैंने बहुत सारे अकाउंट का नाम लिख के रखा है, 40 अकाउंट का नाम लिख के रखा है। जैसे पहला है कैपिटल, ड्राइंग्स, बैंक, कैश, बिल्डिंग, बहुत सारे नाम हैं। इसके बाद मैंने लिखा है हेड्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें आपको लिखना है पर्सनल, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और इसको अभी छोड़ दो, आप बस इतना ही लिख के आना, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है ना। तो इन्होंने हटा दिया, मुझे रियल चीजें समझ नहीं आया। हाँ जी, रियल कोई भी दुनिया का कोई भी असेट्स, रियल अकाउंट दुनिया का कोई भी असेट्स, जो भी आपके आंखों से जो जो असेट्स दिख रहा है सब रियल अकाउंट है, ठीक है ना। तो रियल अकाउंट वही होता है। तो ये आपकी लिस्ट है, लास्ट में देखना 40 नंबर ब्लैंक है, उसमें आपका नाम लिखना है, आपका अपना नाम लिखना है, ठीक है ना। तो वो तो ये 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में इसमें हेड्स ऑफ अकाउंट्स लिखने हैं और इसमें अभी छोड़ देने हैं, आपको बाद में अलग से बताऊंगा। और ये 40 नंबर जो खाली है ना, इसमें आपको अपना नाम लिखना है,
ठीक है ना? ओके, तब तक के लिए टाटा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बात बाकी।